दोस्तों आज हम 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई रोमांटिक थ्रिलर मूवी हसीन दिलरुबा को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम रानी कश्यप नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सड़क पर मौजूद कुत्तों को कुछ खिला रही होती है। रानी कश्यप का रोल इस मूवी में तापसी पन्नू ने निभाया है। तभी रानी के घर में बहुत तेज धमाका होता है। रानी घबरा जाती है और घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखने से पता चलता है ये धमाका किचन में सिलेंडर के फटने से हुआ है। सिलेंडर के धमाके से सारा घर अस्त व्यस्त हो चुका था। तभी रानी की नज़र एक कटे हुए हाथ के टुकड़े पर जाती है जिस पर उसी का नाम लिखा था। दरअसल वो हाथ उसके पति रिशु का होता है जो सिलेंडर के फटने से मर गया था। रानी जोर जोर से रोने लगती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि रानी के घर में पुलिस आई है जहां एक कांस्टेबल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर किशोर को बताता है कि मरने वाले आदमी की मौत सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि उसके सिर पर वार कर पहले ही मार दिया गया था, इसलिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया मर्डर है। ये सब जानने के बाद इंस्पेक्टर किशोर का शक रिशु की वाइफ रानी कश्यप पर जाता है। इसके बाद हम मूवी में पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें रिशु अपनी फैमिली के साथ अपने लिए लड़की देखने जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि वो लड़की रानी ही होती है। रिशु और रानी की फैमिली आपस में बात कर रहे होते हैं। उधर रानी रिशु को चुपके से देखती है, तभी उसकी मौसी आ जाती है और रिशु की तारीफ करने लगती है। साथ ही रानी से बोलती है तुम्हें इसी से शादी कर लेनी चाहिए। रानी की मौसी बाहर जाकर रिशु से कहती है कि रानी तुमको किचन में बुला रही है। तब वो किचन की तरफ जाता है। रिशु वाकई बहुत सीधा सा लड़का था। वो अंदर जाने के बाद रानी की खूबसूरती को देखकर नर्वस होने लगता है। तब रानी अपने बारे में बताने लगती है। रानी बताती है कि उसने हिंदी साहित्य में एमए किया है और पार्ट टाइम वो किसी सैलून में काम करती है। साथ ही रानी बताती है कि उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन वो बहुत संस्कारी है। आगे रानी रिशु से पूछती है क्या आपने दिनेश पंडित की किताबें पढ़ी हैं? वो बेस्ट क्राइम नॉवलिस्ट हैं। वो कितनी आसानी से छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े क्राइम करवा देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। रिशु पहले मना करता है और फिर बोलता है कि मैं अब इसे ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। बातचीत में ही आगे रानी रिशु से उसकी हॉबी पूछती है। तब रिशु बताता है कि वो पेशे से एक इंजीनियर है, इसलिए घर और कॉलोनी की खराब पड़ी चीज़ों को रिपेयर करना बहुत पसंद है। तभी रानी रिशु की हॉबी चेक करने के लिए किचन का खराब फैन ठीक करने का टास्क देती है। उधर रिशु की माँ परेशान होती है कि रिशु इतनी देर से किचन में क्या कर रहा है, इसलिए वो वॉशरूम के बहाने किचन में चली जाती है जहाँ रिशु पंखा ठीक करने में लगा होता है। यह सब देखकर रिशु की माँ को रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन रिशु को रानी बहुत पसंद आई। वो उसी से शादी करना चाहता था, इसलिए वो खुद को बदलने लगता है, जैसे कि चश्मे की जगह लेंस लगाना, दिनेश पंडित की किताबें पढ़ना, साथ ही अपने हाथ में रानी के नाम का टैटू भी गुदवा लिया था। रिशु रानी से बहुत प्यार करने लगा था। इसके बाद रिशु और रानी की शादी बड़े ही धूमधाम से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां रानी पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। रिशु के मौत को महीने भर बीत चुके थे, लेकिन इंस्पेक्टर किशोर को यही लगता है कि रानी ने ही अपने पति रिशु का मर्डर किया है, बट उसके पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए वो रानी से सब कुछ बताने को कहता है। इसके बाद सीन एक बार फिर पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां हम देख पाते हैं कि रानी शादी के बाद रिशु के घर आ चुकी है, जहां उसे कुछ स्पेशल फील नहीं होता। तब वो सोचती है कि रिशु कुछ ज़्यादा ही सीरियस लड़का है। इसके बाद रानी बाथरूम से निकलकर सो जाती है। अगली सुबह वो बाहर आती है तो रिशु की माँ उसे पकौड़े बनाने को बोलती है। तब रानी बोलती है कि पकौड़े बनाने तो नहीं आते और चाय भी मैं बहुत घटिया बनाती हूँ। तब रिशु चाय बनाने के लिए उठता है। तब उसकी माँ उसे रोकती है और रानी से बोलती है तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी बड़ी तारीफ की थी कि तुम्हें सब कुछ आता है। तब रानी बोलती है कि मेरी माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है। इस तरह उन दोनों की हल्की सी बहस होती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि रानी अपनी हॉटनेस से रिशु को रिझा रही होती है, लेकिन रिशु नर्वस होकर नज़रें चुनाने लगता है। तब रानी रिशु से पूछती है कि मेरे अलावा कितनी लड़कियों को शादी के लिए देखे थे। जवाब में रिशु कहता है कि हाँ, एक लड़की देखी थी जो बहुत सुंदर थी, साथ ही उसे इटालियन खाना बनाना भी आता था। यह सब सुनकर रानी रिशु पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। तब रिशु बाथरूम में जाकर फ्लश चालू कर बैठ जाता है। अगली सुबह रिशु की माँ गुस्से में खूब शोर मचा रही थी। दरअसल रानी ब्यूटिशियन का काम जानती थी और घर में फ्री होने की वजह से रिशु के पिताजी के बाल कलर कर देती है, इसलिए उसकी माँ बहुत भड़क जाती है। रिशु की माँ
रानी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा ली थी, लेकिन रानी घर का कोई भी काम नहीं करती थी। अब हम अगली सीन में देखते हैं उसी रात छत पर रिशु का दोस्त अफजल रिशु से उसकी वाइफ पर कंट्रोल करने को कहता है, थोड़ा उसे काम के प्रति जागरूक बनाओ, सुबह नाश्ता बनवाओ वगैरह वगैरह। उधर रानी की मम्मी और मौसी भी रानी को एडवाइस दे रही होती है कि रिशु को थोड़ा और रिझाओ, उसके सामने अपना पल्लू गिरा उसे अपनी ओर आकर्षित करो। अब हम आगे देखते हैं कि रिशु और रानी दी गई एडवाइस को रिहर्सल कर रहे होते हैं। रिशु रानी से कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी रानी अपना पल्लू गिरा देती है और रिशु शर्मा कर भाग जाता है। ऐसे ही रानी जब भी रिशु के सामने जानबूझकर अपना पल्लू गिराती है तो रिशु की माँ देख लेती है। यह सीन देखने में बड़ा ही फनी लगता है। अगली सीन में रिशु का दोस्त अफजल रिशु से कहता है कि अब रानी को वो खुशी दो जो वो तुमसे चाहती है। अपने दोस्त के कहे के अनुसार रिशु बेड पर बैठकर रानी के आने का इंतजार करने लगता है। सेम एडवाइस रानी को भी मिली होती है। अब उन दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी ही देर में रिशु रानी से अलग होकर सोने लगता है। इसके बाद रानी का मूड खराब हो जाता है और अपनी डिजायर को दबाकर रानी सो जाती है। अगली सुबह रिशु उठता है, बाथरूम में ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी रानी को उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि रिशु के साथ कुछ हुआ कि नहीं, तो रानी बोलती है रिशु से कुछ नहीं होने वाला, मुझे कहाँ फंसा दिया आपने। और उधर रिशु बाथरूम से सारी बातें सुन लेता है। रानी और उसकी मम्मी की बातें सुनकर रिशु को बहुत हर्ट होता है। उसके बाद से रिशु रानी को इग्नोर करने लगता है। रानी रिशु से बात करने की कोशिश करती है, बट रिशु बिल्कुल भी घास नहीं डालता। एक दिन रानी रिशु से पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो। तब रिशु से बताता है कि उस दिन मैंने तुमको बात करते सुन लिया था। रिशु आगे पूछता है आखिर तुम्हें कैसा लड़का चाहिए था। तब रानी बोलती है सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, स्मार्ट हो और भी बहुत अच्छी क्वालिटियाँ रानी रिशु को बताती है। तब रिशु कहता है आपको 5-6 लड़के एक साथ चाहिए, एक में इतनी सारी क्वालिटी मिलनी कहाँ मुमकिन है। इसके बाद रानी कहती है कि एक लड़के में 1-2 क्वालिटियाँ तो मिलनी ही चाहिए। इसके बाद रिशु बताता है कि बॉस ने MBA की कोचिंग लगा दी है, तो ऑफिस के बाद मैं वहाँ जाऊँगा और तुमको जैसा लड़का चाहिए था वैसा नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। इसके बाद से दोनों मियाँ बीवी के बीच की दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं। वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहते। एक शाम रानी मार्केट से लौटते टाइम रिशु को कोचिंग के बालकनी में किसी और लड़की से बात करते हुए देखती है, तो ऊपर जाकर जलन बस रिशु को गुस्से में सुनाकर चली आती है। इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच घर में एक नए मेहमान की एंट्री होती है जो कि रिशु का कजन ब्रदर था, कुछ दिन के लिए आया हुआ था। रानी बाहर जाकर देखती है और उन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। उस लड़के का नाम नील था। नील को देखकर रानी शुरू से ही अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि रानी को नील में वो सारी क्वालिटियाँ नज़र आने लगती हैं। रानी ने अभी तक किचन में कोई काम नहीं किया था, लेकिन नील के लिए चाय बनाती है। नील उसके हाथ का बना खाना खाने की इच्छा जाहिर करता है, तो रानी खाना बनाने की कोशिश करने लगती है। अब यह सब देखकर रिशु को लगता है कि रानी उसको मनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। साथ ही रिशु की मम्मी भी ये सब देखकर खुश होती है। नील रिशु और रानी के बीच चल रही अनबन को समझ जाता है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। एक दिन रानी किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ नील आता है और रानी के गाल पर आ रहे बालों को कान के सहारे संभालता है और वहाँ से चला जाता है। तब रानी थोड़ी देर रुकने के बाद उसके रूम जाकर उसे दोबारा ऐसा करने से मना करती है। तब नील रानी को अपनी तरफ खींचता है और इसी बीच रानी अट्रैक्ट होकर नील को किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन। अगली सीन में हम देखते हैं कि सब खाना बना रहे होते हैं। तब नील मटन खाने की इच्छा जाहिर करता है। अब रानी वेजिटेरियन होने के बावजूद भी उसके लिए मटन खरीद कर लाती है। रिशु की माँ घर में मटन बनाने को मना करती है। तब रिशु रानी को एक पुराने किचन में ले जाकर जाता है और वहाँ बनाने को बोलता है। उसके बाद रानी बड़ी मेहनत से मटन बनाकर लाती है, तो रिशु की माँ कहती है इसको यहाँ मत लाओ, रिशु जब आएगा तब उसको खिला देना। और नील तो जल्दी जल्दी में बैग पैक कर चला गया। इतना सुनते ही रानी शौक लगता है और सोचती है कि ऐसे कैसे बिना बताए चला गया। तब रानी को समझ आता है कि नील उसका यूज किया और भाग गया। अगली सीन में हम देखते हैं कि रात में रिशु जब घर आता है तो रानी उसके लिए मटन लाती है। रिशु यह सब देखकर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यह सब रानी ने उसके लिए किया है। लेकिन
तभी रानी उससे सब कुछ बता देती है कि वो नील से प्यार करने लगी थी, ये मटन उसी के लिए बनाया था, मैं भी उसके साथ जाने वाली थी लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया। ये सब सुनने के बाद रिसु खाने पर लगा हुआ था, परंतु वो अंदर से टूट चुका था। उसे रानी की बातों से बहुत हर्ट हुआ था। उसके अगले दिन रिसु कॉन्टैक्ट लेंस हटाकर चश्मा लगा लेता है और दिल्ली जाता है नील से मिलने। उसके बाद नील को देखते ही उस पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करता है, फिर भी वो नील को नहीं मार पाता बल्कि नील ही उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिसु घर वापस आ जाता है। तब रानी पूछती है वो कहाँ गया था। रिसु बताता है नील से मिलने गया था और उससे पिटकर आ रहा हूँ। रानी अपने किए पर शर्मिंदा होती है और रिसु से सॉरी बोलती है, लेकिन रिसु गुस्से से बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद रानी जाने के लिए अपना बैग पैक कर रही होती है और बाहर जाकर लिफ्ट मांगने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ छपरी टाइप के आवारा लड़के आते हैं और रानी से बदतमीजी करने लगते हैं। तब वहाँ रिसु आता है और रानी को अंदर जाने को बोलता है और खुद रिक्शा रुकवाने लगता है। वो आवारा लड़के नील के दोस्त हैं, इसलिए उन्हें सब पता है। वो रिसु को भी चिढ़ाने लगते हैं। रानी खिड़की से सब सुन रही थी। रिसु भी बिना कुछ बोले अब सब कुछ सुन रहा था। रानी उसके प्यार को देखकर पिघल जाती है। कुछ देर में एक रिक्शा आकर रुकता है। रिसु रानी का बैग रिक्शा में रखने लगता है। तभी अंदर से रानी आती है और रोते हुए बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। बिस्तर में सोते हुए रिसु को रानी और नील एक दूसरे के बाहों में दिखने लगते हैं। रिसु के भीतर रानी को लेकर बहुत क्रोध भरा हुआ था। अगले दिन हम देखते हैं कि रानी सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर नीचे पहुंच जाती है। रिसु वहीं पर होता है परंतु वो रानी की मदद नहीं करता। रानी देखती है कि सीढ़ियों पर पेपर सौंप पड़े हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। इसके बाद रानी रिसु के पर्स से पैसे निकालने के लिए जाती है तो पर्स में पेपर सौंप का पैकेट पड़ा हुआ था। तब रानी समझ जाती है कि रिसु ने ही उसे गिराने की कोशिश की थी। रिसु के अंदर रानी को लेकर बहुत नफरत भरी थी। वो रानी को हर्ट करने के बहाने खोजता ही रहता था। रिसु रानी को चोट पहुंचाकर उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था। उधर रानी को यह पता था कि रिसु उसके साथ बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी कुछ सह रही थी। एक दिन रिसु छत पर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी रानी बोलती है कि इतना तड़पाने से अच्छा है तुम मुझे जान से ही मार दो। रानी छत की बाउंड्री में जाकर खड़ी हो जाती है और रिसु को धक्का देकर एक बार में ही मार डालने को कहती है। रिसु उसके पास जाता है परंतु उसे धक्का नहीं देता। तब रानी उससे रोकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। रानी की बातें सुनकर रिसु को भी रियलाइज हो जाता है कि उसको अपनी गलती का एहसास है। उसके बाद रिसु भी रानी को माफ़ कर देता है। अब रिसु और रानी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि एक दिन वो दोनों कहीं बाहर घूमने गए हुए थे। तभी एक बाइक आती है और उनकी कार से टकराती है, जिसकी वजह से उनकी कार का साइड मिरर टूट जाता है। दरअसल वो बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि नील ही था। रानी उसको देखते ही गुस्से से बाहर आकर उसके बाइक का शीशा तोड़ देती है। आगे नील रिसु से रानी की इंसल्ट करने के उद्देश्य से बोलता है कि मेरे पीछे की सीट खाली है, पूछ लो अगर बैठना हो तो। इतना सुनते ही रिसु को बहुत गुस्सा आता है और अपनी गाड़ी से नील का पीछा करने लगता है। तब रानी एक अलग रिसु को देखती है जो रानी के प्यार के लिए किसी की जान भी ले सकता था। रिसु गाड़ी भगाता है और नील को टक्कर मारने लगता है, पर नील वहाँ से भाग जाता है। इन सब में रिसु को कार खराब हो जाती है, इसलिए वो दुकान पर ठीक करवाने के लिए ले जाता है। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसी बीच वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी के साथ उन दोनों में अब सब कुछ सही हो जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि पुलिस घर के पड़ोसियों से पूछताछ करती है, जिससे पता चलता है कि धमाके के दिन पहले नील घर के अंदर रिसु गया और कुछ ही देर बाद रानी घर से बाहर आ गई थी। फिर एक बच्ची से रिसु को दरवाज़ा बंद करने को बोलती है। वो बच्चे जैसी ही बोलने जाती है वो देखती है कि नील ने दरवाज़ा बंद किया था। इंस्पेक्टर किशोर अब एक रिक्शे वाले को बुलाता है और उससे पूछता है। तब वो बताता है कि उस दिन रानी उसके सामने ही मार्केट में घूम रही थी, उसको वहीं मार्केट से घर लाया था। वो उतरने के बाद कुत्तों को खिलाने लगी थी, तभी वहाँ धमाका हुआ था। इंस्पेक्टर किशोर परेशान होता है। तभी उसे एक फ़ोन आता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो मिलता है, जिसमें एक लड़का नदी में कूदते और तैरकर भागते हुए दिखाई देता है। तब इंस्पेक्टर किशोर को समझ आता है कि वो नील है जो रिसु को मारकर भाग रहा है।
तभी वहाँ पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी आ जाता है। वो किशोर से पूछता है कि तुम 2 महीने से इसी केस में लगे हो और अभी तक कुछ पता नहीं कर पाए, इसलिए इसे छोड़ो और दूसरे केस पर ध्यान दो। इंस्पेक्टर किशोर सीनियर से 2 दिन की और मोहलत मांगता है और उसे जो मिल जाती है। किशोर वो वीडियो रानी को दिखाता है और उससे नील के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। इंस्पेक्टर किशोर को लगता है कि वो ऐसे नहीं बताएगी तो उसे लॉकअप में डालकर मारते हैं, लेकिन रानी तब भी कुछ नहीं बताती। अब किशोर के कहने पर उसे छोड़ दिया जाता है और अगले दिन लाई डिटेक्टर से पूछताछ के लिए बुलाते हैं। पूछताछ शुरू होने से पहले रानी बाथरूम जाती है और अपनी जूती में एक कील घुसा लेती है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। लाई डिटेक्टर हार्ट बीट को मेजर कर सच और झूठ का पता लगाता है, लेकिन हार्ट बीट पहले से ही तेज हो तो कुछ भी पता नहीं चल पाता। कील के चुभने से उसे दर्द हो रहा है और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई थी। अब उससे पूछा जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। तब सब सीन एक बार फिर फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि रिशु की मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और उस दिन रिशु के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले थे। रिशु रानी को कुछ सामान लाने को कह देती है। रिशु सामान लेकर जब घर आता है तो देखता है कि वहाँ नील आया हुआ है और रानी से बात कर रहा था। रानी रिशु से कहती है ये बस मुझे परेशान करने आया है। तब रिशु रानी से बाहर जाने के लिए कहता है और नील से खुद बात करने लगता है। तब रानी वहाँ से सामान लेने के लिए निकल जाती है। वो कसाई के यहाँ जाकर मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा लेती है। उसके बाद वहाँ से वापस आती है और कुत्तों को कुछ खिलाने लगती है। तभी घर के अंदर से बहुत तेज धमाका होता है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो रिशु का कटा हुआ हाथ जल रहा था। लाई डिटेक्टर की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है। डॉक्टर इंस्पेक्टर किशोर से कहता है कि पूछताछ के दौरान रानी की हार्ट बीट शुरू से ही तेज थी, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। इसलिए अब मैं उससे ऐसे सवाल पूछूंगा जिसका हाँ या ना में ही जवाब हो। तभी डॉक्टर नोटिस करता है कि रानी को चलने में प्रॉब्लम हो रही है। वो समझ जाता है कि कुछ तो झोल है। उसके बाद रानी की जूती उतरवाई जाती है। तब पता चलता है कि रानी ने जूती में कील चुभाई है, इसलिए दर्द के कारण उसकी हार्ट बीट तेज थी। इसके बाद उससे फिर से सवाल किए जाते हैं, उसने रिशु को मारा या नहीं। इसका जवाब वो ना में ही देती है, लेकिन फिर भी लाई डिटेक्टर कुछ पकड़ नहीं पाता। अब सीनियर ऑफिसर के द्वारा किया गया 2 दिन का समय भी खत्म हो जाता है और इंस्पेक्टर किशोर कुछ भी पता नहीं कर पाता, इसलिए किशोर को अब दूसरे केस में लगा दिया जाता है। हम देखते हैं कि रानी के ऊपर लगे सारे आरोप हटा दिए जाते हैं और इस केस की फाइल भी बंद कर दी जाती है। लेकिन इंस्पेक्टर किशोर के दिमाग से यह केस निकल नहीं रहा था। वो जानता था कि रानी ने ही रिशु का मर्डर किया है, बस उसके पास सबूत नहीं है। अगली सीन में हम देखते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस केस का कोई रिजल्ट नहीं निकला होता, बल्कि किशोर का ट्रांसफर भी हो जाता है। वो ट्रेन से जा रहा था, तभी उसे प्लेटफॉर्म में दिनेश पंडित की किताब कसौली का कहर दिखाई देती है, जिसे रानी भी पढ़ा करती थी। किशोर उसको पढ़ने के लिए खरीद लेता है। इंस्पेक्टर किशोर जब बुक को पढ़ रहा होता है तब जाकर सारे राज खुलने लगते हैं। उस दिन आखिर असलियत में हुआ क्या था। उस दिन रिशु सामान लेने बाजार गया था और जब लौटा तो नील और रानी बात कर रहे होते हैं। रानी रिशु से कहती है कि ये मुझे परेशान करने आया। नील तब रानी के लिए गलत शब्दों का यूज करने लगता है। नील बताता है कि उसके पास रानी की वीडियो है और फोटो है जिसको वो वायरल कर देगा। इस बात पर रिशु को गुस्सा आ जाता है और वो नील को मारने लगता है, लेकिन नील रिशु पर भारी पड़ने लगता है। नील रिशु का गला दबाने लगता है। तभी पीछे से रानी फ्रिज में रखे मीट के बड़े से टुकड़े से नील के सिर पर वार करती है, तो नील स्पॉट में ही खत्म हो जाता है। इसके बाद दोनों घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रानी पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन रिशु ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि तुम इसकी मौत की वजह से जेल में नहीं जाओगी। इसके बाद रिशु के दिमाग में दिनेश पंडित की क्राइम नॉवेल का किस्सा याद आता है। वो रानी से बोलता है, जैसे मैं बोलता हूँ बिल्कुल ऐसा ही करो। रिशु नील के कपड़े खुद ही पहन लेता है और उसका हाथ काट डालता है और उसके बाद बड़ी हिम्मत करके अपना भी हाथ काट लेता है और अपने हाथ के कटे हुए टुकड़े को नील के पास रख देता है। हम देख पाते हैं कि रानी ने आज तक घर का कोई भी काम नहीं किया होता, लेकिन मर्डर को छिपाने के लिए फर्श का खून साफ कर रही होती है। इसके बाद रानी रिशु के कहे अनुसार बाहर जाकर वही सेम काम करती है जो पहले भी देख चुकी।
रानी ने नील को जिस मीट के टुकड़े से मारा था उसके छोटे छोटे पीस करवा लाई थी, जिसे वो उन कुत्तों को खिला दी थी। तो इस तरह कोई भी मर्डर वेपन पुलिस को नहीं मिल पाता और घर के अंदर रिसु गैस खोल देता है और पीछे के दरवाजे से नील के कपड़े पहनकर नदी में तैरते हुए भाग जाता है। कुछ ही देर में घर में सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका होता है और रानी वैसे ही अंदर जाती है। अब इंस्पेक्टर किशोर को समझ आता है कि रिसु का नहीं बल्कि नील का मर्डर हुआ था। रानी को बचाने के लिए रिसु ने अपने हाथ का त्याग कर दिया था ताकि सबको ये लगे वहाँ रिसु मरा है, ना कि नील। रिसु नदी में तैर रहा होता है लेकिन उसका हाथ कटा होता है जिससे वो बेहोश होने लगता है। आगे हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जिसमें रानी चलती हुई आ रही होती है। तब उसके पीछे हम रिसु को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि रिसु नदी में डूबा नहीं था बल्कि नदी से तैरकर बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। रिसु रानी का हाथ पकड़ता है और दोनों एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। इस तरह से यह मूवी खत्म हो जाती है।